हाँ, तो मैं आज आप लोगों को एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से जो नया पैटर्न आया है उसके हिसाब से जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन वो बताऊंगा, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। जैसे पहला है रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उसके बाद समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण संतुलित करना, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ये इस चैप्टर में मेन टॉपिक है, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद बाकी चीज़ों को समझेंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं में सबसे पहले अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो अभिक्रियाएं वे घटना होती हैं जिसमें किसी पदार्थ का गुण, संघटन आदि बदलता है। अभिक्रिया के पश्चात वस्तु का या उस पदार्थ का गुण बदल सकता है, उसका संगठन बदल सकता है, उसका रंग बदल सकता है। ये सब अभिक्रिया होने के पश्चात उस वस्तु में या उस पदार्थ में परिवर्तन होते हैं। और अभिक्रियाएं देखी जाएं तो दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्शन, और दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि नाभिकीय जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें परमाणु की जगह नाभिक भाग लेता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिक भाग लेता है जब अभिक्रियाएं होती हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें परमाणु भाग लेता है, परमाणु भाग लेता है। और नाभिकीय रिएक्शन में नाभिक भाग लेता है। और इसमें जो दूसरा अंतर है वो ये है कि इसमें जो नाभिक भाग लेता है तो इसमें जो प्रारंभिक पदार्थ है, जो भी पदार्थ रहेगा नाभिकीय रिएक्शन में, वो चेंज हो सकता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु हो सकता है। लेकिन जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसमें कोई परमाणु चेंज नहीं होता है। जो परमाणु पहले रहेगा वहीं बाद में भी रहेगा रिएक्शन के। तो ये हो गए रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके प्रकार। अभिक्रियाएं हो गई, उसमें प्रकार हो गया नाभिकीय और रासायनिक। अब रासायनिक हमें पढ़ना है, नाभिकीय पढ़ना नहीं है, तो इसलिए रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे। अब रासायनिक अभिक्रिया में पहला जो एग्जाम्पल लेते हैं Zn प्लस H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू ZnSO4 प्लस H2। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल्स तो पहला इसमें है Zn प्लस H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू ZnSO4 प्लस H2। फिर इसमें और भी दो तीन एग्जाम्पल हैं, तो पहले को समझते हैं। इसमें यहाँ पे जिंक है और ये हाइड्रोक्लोरिकम जिंक सल्फेट बन रहा है और H2 गैस बन रही है। तो इसमें अभिकारक, उत्पाद, ये सब चीज़ें समझेंगे। इसमें जो ये एरो लगा है, एरो से अगर लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसे बोलेंगे अभिकारक,
और जो एरो के राइट हैंड साइड में है उसे बोलेंगे उत्पाद। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जिनसे नए पदार्थ बनते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो नए पदार्थ बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए उत्पाद बनते हैं उसे अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं, और जो अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। तो यहाँ पे Zn और H2SO4 अभिकारक हैं और ZnSO4 + H2 उत्पाद हैं। अब ये यहाँ पे सिंगल हेडेड एरो है तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगर डबल हेडेड एरो रहता तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। सिंगल हेडेड एरो का मतलब ये है कि ये अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न हो रही है। Zn + H2SO4 से ZnSO4 + H2 बन रहा है, लेकिन ZnSO4 और H2 को मिलाने पे ये चीज़ नहीं बनेगा, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का यही मतलब होता है। दूसरे में है तो यहाँ पे पहले में ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जिंक सल्फेट है और ये हाइड्रोजन गैस है। दूसरे अभिक्रिया में आए तो यहाँ पे ये आयरन है, फिर जल से क्रिया कर रहा है और ये फेरस ऑक्साइड बन रहा है और ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। यहाँ पे भी ये अभिकारक हैं दोनों। और ये दोनों उत्पाद हैं। तीसरे रिएक्शन में आए तो ये NaOH और ये Cl दोनों अभिकारक के रूप में है यहाँ पे, और दोनों ये मिल रहे हैं तो NaCl और H2O बन रहा है। इस अभिक्रिया को तीसरे एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे NaOH + HCl है और इन दोनों के मिलने से NaCl और H2O बन रहा है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ पे ये क्षार है, ये अम्ल है, ये लवण बन रहा है और जल। तो जब कोई अभिक्रिया में क्षार और अम्ल मिलते हैं और लवण बनता है तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड और जल बन रहा है यहाँ पे। ये दोनों अभिकारक के रूप में हैं और ये दोनों उत्पाद हैं। एक और एग्जाम्पल है जो हमारे जनरल लाइफ में भी मिलता है। यहाँ पे CO2 और H2O मिल रहे हैं सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो ये ग्लूकोज यहाँ पे बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ये अभिक्रिया पौधों में होती है जिसके फलस्वरूप उसमें भोजन बनता है पौधों में। अब यहाँ पे जो ये रिएक्शन है इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, उनकी भौतिक दशा का वर्णन या भौतिक अवस्था का वर्णन करना। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं वो किस स्टेट में है, इसका वर्णन करना भी अभिक्रिया में महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए हम इन सबको मिटा देते हैं। यहाँ पे ये सॉलिड, ये गैसियस, ये सॉलिड और ये गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे जो आयरन है वो सॉलिड स्टेट में है, जो यहाँ पे जल है वो गैसियस स्टेट में है। ये फेरस ऑक्साइड जो है सॉलिड स्टेट में है और जो हाइड्रोजन है वो गैस के रूप में है। तो यहाँ पे इन जो अभिकारक और उत्पाद हैं, जो सभी पदार्थ हैं इस रिएक्शन में, उसकी ये भौतिक अवस्थाएं हो गई। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये फिर सॉलिड है, गैस है। इसी तरह जो CO2 + H2O C6H12O6,
ये जो अभिक्रिया है इसमें जो है यहाँ पे जो है CO2 वो एक्वस में जलीय माध्यम में जलीय अवस्था में है। ये जो H2O है वो भी लिक्विड अवस्था में है, और जो ये ग्लूकोज है वो भी जलीय अवस्था में है, और ऑक्सीजन भी जलीय अवस्था में होता है इसमें, इस अभिक्रिया में। अब इस रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद आता है अगला टॉपिक, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण की सहायता से किसी भी हम रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं किसी भी रासायनिक समीकरण की सहायता से। अब उसको रासायनिक समीकरण की सहायता से करने के लिए हम एक रासायनिक समीकरण लेते हैं, Fe प्लस H2O कन्वर्ट्स इंटू Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पे ये रासायनिक समीकरण है जिसमें ये सिंगल एरो है, जो कि एरो के पहले लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं और राइट हैंड साइड में उत्पाद होते हैं। और अगर एक से अधिक अभिकारक हों तो उन्हें प्लस चिन्ह द्वारा जोड़कर हम दर्शाते हैं, और एक से अधिक उत्पाद हों तो उन्हें भी हम प्लस साइन द्वारा दर्शाते हैं। अब इसमें उनकी अवस्थाएं हैं तो उसको नीचे लिख के दर्शाते हैं। सॉलिड है ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। इसको हम उनके नीचे लिख के और अवस्थाओं को दर्शा सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई ताप है, दाब है या कुछ लगा रहे हैं तो वो एरो के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि इसमें लिखा जाता है CO2 प्लस H2O। इसमें यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो ये चीज़ यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम एरो के ऊपर लिखते हैं, और ये अभिक्रिया यहाँ पे ये होगी जिसमें ग्लूकोज का यहाँ पे निर्माण होता है और ऑक्सीजन बनती है। अब इसमें रासायनिक समीकरण में एक और चीज़ आती है कि रासायनिक समीकरण संतुलित है या असंतुलित है। तो अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो यहाँ पे जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उसमें जो परमाणु हैं उनमें कितने परमाणु है, दोनों तरफ जो अभिकारक और उत्पाद है उसमें परमाणुओं की संख्या अगर समान होगी तो उसे संतुलित समीकरण कहा जाएगा, और अगर समान नहीं होगी तो उसे असंतुलित समीकरण कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो अभिकारक है उसमें जो आयरन है वो 1 है, आयरन परमाणु 1 है, और जो उत्पाद है उसमें आयरन परमाणु 3 है। इसी तरह ऑक्सीजन देखा जाए तो इधर 1 है, इधर 4 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो इसको संतुलित कैसे करते हैं? इसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब संतुलित करने के लिए हम एक विधि का यूज करते हैं जिसे बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। हीट एंड ट्रायल विधि का यूज करके हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले जो पहला हमारा काम होता है, पहले हम उस परमाणु को चुनते हैं जो सबसे बड़े यौगिक में उपस्थित हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो यौगिक है वो Fe3O4 है। अब इसमें देखते हैं तो इसमें 4 ऑक्सीजन है, 3 आयरन है, और यहाँ पे देखते हैं तो इधर 1 ही आयरन है और 1 ही ऑक्सीजन है। तो इसको संतुलित करने के लिए अगर इधर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें
तो जो हमारा ऑक्सीजन है इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो यहाँ पे हम यहाँ पे 4 नहीं लिख सकते हैं, इस तरह करके 4 नहीं लिख सकते या इस तरह करके 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम 4 लिखते हैं तो ये पूरा जो यौगिक है वहीं बदल जाएगा। और रासायनिक अभिक्रियाओं में यौगिक नहीं बदलते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं जैसे प्रारंभिक अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए समीकरण संतुलित करते समय यह बात ध्यान देने योग्य होती है कि जो हमारा अणु या परमाणु है, जो यौगिक है जो भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, वो नहीं चेंज होना चाहिए, वो ऐसे ही रहना चाहिए। तो ऐसे ही रहने के लिए न तो हम ऐसे लिख सकते हैं और न ही ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए हमें जो अणु या यौगिक दिया है उसके आगे लिखा जाता है, जो भी वहाँ पे अंक लिखना होगा संतुलित करने के लिए लिखना पड़ता है, उसको उसके आगे लिखते हैं जो भी अणु के सामने हम उसको लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 और 4 हो गए। इसके बाद आते हैं आयरन पे, Fe पे। तो इधर 3 है और इधर सिंगल Fe परमाणु है, तो इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो इधर आयरन भी बराबर हो गए और ऑक्सीजन भी बराबर हो गया। अब बचा हाइड्रोजन, तो इधर यहाँ पे देखेंगे तो 8 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरह ये जो हमारा समीकरण है इसको फिर से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं। इधर जो है विकारक में 3 Fe परमाणु है, तो इधर भी उत्पाद में 3 Fe परमाणु है। 4 ऑक्सीजन है, तो इधर भी 4 ऑक्सीजन है, और इधर 8 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 8 हाइड्रोजन है। इस तरह जो हमारा ये जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। और ये जो विधि हमने यूज की है इसको संतुलित करने के लिए, उसे हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ये हो गया रासायनिक समीकरण संतुलित करना, जो कि काफ़ी आगे भी चल के यूजफुल रहेगा और अब इस समय भी यूजफुल रहेगा। इसमें जो अगला टॉपिक है, रासायनिक समीकरण का महत्व। रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है? तो जैसे हमने अभी ये लिखा था Fe+H2 कन्वर्ट्स इनटू Fe3O4+H2, तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जबकि आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसमें ये कहा जाता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें जो अभिकारक भाग लेते हैं उसका द्रव्यमान और जो उत्पाद बनता है उसका द्रव्यमान दोनों बराबर होते हैं। न तो द्रव्यमान का विनाश हो सकता है और न ही द्रव्यमान उत्पन्न होता है। तो उस द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से जितना अभिकारक का द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन अगर जब तक ये समीकरण असंतुलित रहेगा, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है उसका पालन नहीं करेगा। तो इसी के लिए हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है, और संतुलित करने के लिए अभी हमने जो मेथड बताया उसका आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसका रासायनिक समीकरण का महत्व हो गया।